नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आवश्यकता है आंदोलन पर बैठे किसानों को एक अदद परिभाषा की। 26 दिनों से आंदोलन चल रहा है। अभी तक सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद, प्रवक्ता आंदोलन पर बैठे किसानों की एक ऐसी परिभाषा नहीं खोज पाए हैं जो सभी को मंजूर हो। उन्हीं को आपस में आंदोलन पर बैठे किसानों को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दलाल कहा है। किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गांवों में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। यही नहीं, कृषि मंत्री के अनुसार किसान आंदोलन तभी किसानों का आंदोलन कहलाएगा जब देश के 5 लाख से अधिक गांवों में भी आंदोलन होगा और उन्हें नजर आएगा। वैसे ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो दलाल नहीं थे, किसान थे। दलाल होते तो ऐसे धरने पर नहीं बैठते और ठंड व अन्य कारणों से खुले आसमान के नीचे मर नहीं जाते। दलालों में नैतिक बल नहीं होता है, किसानों में नैतिक बल होता है। रविवार को आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्हें बिहार के कृषि मंत्री दलाल कहते हैं। किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे। हरियाणा के कैथल से भाजपा विधायक लीलाराम गुज्जर ने तो किसानों को एक सांस में आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कह डाला। वहाँ पर अब किसान बहुत कम है। अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, वो लोग बैठे हैं। जिन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी की हत्या की, हवारा जी के 15-15 फुट के कट आउट लगा करके वहाँ इस टाइप के लोग बैठे हैं। मतलब अपने आपके पास भी क्लिपें आती हैं, इस प्रकार का भद्दा प्रचार करते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और वहाँ पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। बीजेपी के विधायक लीलाराम क्या हरियाणा के पूर्व विधायकों को भी पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह देंगे, जिनके संगठन ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री से अपील की है कि हठधर्मिता और अहंकार छोड़कर किसानों की मांग पूरी करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में कहा है कि जल्दी ही कृषि मंत्री किसानों से बात करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापस लिया जाए, ये उनकी मांग है। वे आंदोलन के दिन नहीं गिन रहे हैं, बल्कि सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आपने 9 दिसंबर को भारत सरकार के लिखित प्रस्ताव का जो जवाब 16 दिसंबर को भेजा, वो अत्यंत संक्षिप्त है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह आपका अपना विचार है अथवा सभी संगठनों का भी ये मत है। यह भी अनुरोध है कि भेजे गए उत्तर में किस कारण से प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि पुनः वार्ता हेतु सुविधा अनुसार तिथि अवगत करने का कष्ट करें, जिससे विज्ञान भवन में पुनः बैठक आयोजित करके समाधान किया जा सके। देखिए, सरकार जो है वो शुरू से यही चला रही है। जब बोलते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो अभी जो उन्होंने लेटर भेजी है उसमें भी ये लिखा है कि आपकी आशंके दूर किए जाएंगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि सरकार को चाहिए इन बिलों को रिपील करे। ये कृषि कानून जो लाई है, इनको रिपील करे। रिपील करने के बाद मैं तो समझता हूँ ऐसी किसी लेटर की जरूरत नहीं है। वहीं पर एक लेटर लिखें कि हमने ये कानून रिपील किए और उसके बाद एक दिन का इजलास बुलाएं, सेशन बुलाकर उसमें एक रोज में अपने ऑर्डिनेंस जारी करें इसको रिपील करने के। तो हम लोग घर में जाएं अपने। तो ये सरकार जो है वही बात पे, ये मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि सरकार लोगों को उलझाना चाहती है। ये आम लोगों को बताना चाहती है कि हम तो किसानों के लिए बहुत संजीदा हैं, बहुत सोच रहे हैं, बड़ी निम्रता से सोच रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला कि मैं सर झुका के बात करना चाहता हूँ, तो सर झुका के तो भाई बात हम भी करना चाहते हैं आपसे। हम सर झुकाते हैं कि इन कानूनों को आप रिपील करें, रद्द करें, हम लोग वापस अपने घरों में जाएं। ये बात जो है, ये सरकार लोगों में भ्रम डाल रही है।
कि हम बड़े किसानों के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन है कुछ नहीं। तो आप लोग बातचीत अभी करेंगे या नहीं करेंगे, क्या है? देखिए, उसमें हमारी कल मीटिंग होगी। पहले हमारी स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें 32 जथेबंदियां हैं। उसके बाद पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, तो उसमें ये तय होगा कि हम सरकार के साथ मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने देखा, मैंने स्टेज पे आज बोला लोगों से कि अगर 6 महीने चलेगा तो आप बोलेंगे, सबने हाथ खड़ा किया कि 6 महीने भी चलेगा हम यहीं पर हैं, साल चलेगा तब भी हम यहीं पर हैं। मंजीत राय ने साफ कहा कि 6 महीने तक बैठे रहेंगे, सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे। उधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। रविवार को ऐलान हुआ था कि हर दिन 11 किसान 24 घंटे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 11 बजे 11 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इनमें हरियाणा के भी 5 किसान होंगे। 22 दिसंबर की सुबह 11 बजे किसानों का दूसरा बैच भूख हड़ताल पर बैठेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने अदानी और रिलायंस के उत्पादों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। इस दिन के लिए किसानों ने देशवासियों से अपील की है कि आंदोलन के समर्थन में दोपहर का खाना छोड़ दें। रविवार को जब प्रधानमंत्री मन की बात का प्रसारण करेंगे, तब विरोध में थाली बजाएं। तो हमने ये किया है, इन लोगों को बताया मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, कोई उनकी मन की बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है, उसका विरोध करो। जब जितना टाइम वो मन की बात बताते, उनके कोई ताली खड़काए जाए, उनकी जैसे वो कराते थे वैसा ही उनको जवाब दिया जाए, उनको सुना ना जाए, क्योंकि वो बिल्कुल झूठ है। देखिए, ये भूख हड़ताल भी एक आंदोलन का पार्ट ही है। ऐसे बहुत से पार्ट है, थाली खड़काना है, और 23 तारीख को हमारा किसान दिवस होता है, उस दिन हम भूख हड़ताल दोपहर का लंच में से करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये देश को हमने 1947 में याद करवाने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी है, और आज वही पंजाब के लोग आंदोलन लेके आए कि इस देश को अब हम गुलाम नहीं होने देंगे। 26 और 27 दिसंबर को दुनिया के अन्य देशों में भारतीय दूतावास के बाहर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन होगा। पहले भी दुनिया भर के देशों में किसानों के समर्थन में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं। 100 से लेकर कई हजार कारों की रैलियां निकली हैं। रविवार को किसान एकता मोर्चा के फेसबुक पेज के बंद होने की खबर आई थी, जिसे फेसबुक ने कुछ देर के बाद ही बहाल कर दिया। I'm filled with immense pride to see how many people came out today and how many people feel strongly and emotionally about this issue. यह तस्वीर कैलिफोर्निया की है, जहां फेसबुक का मुख्यालय है। 16 दिसंबर को यहां पर किसान आंदोलन के समर्थक प्रदर्शन करने पहुंच गए कि फेसबुक किसान आंदोलन की सामग्री के प्रसार में अड़चने पैदा कर रहा है, वो ना करे। आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर आंदोलन है ये। सिंघू बॉर्डर से लेकर कैलिफोर्निया में फेसबुक मुख्यालय के बाहर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। यही कारण है कि जब 20 दिसंबर को फेसबुक ने पेज बंद किया, तो आलोचनाओं का अंबार लग गया और पेज को चालू करना पड़ा। So what happens? It's easier for corporates like the Ambanis and Adanis to go in and sneak. आज फेसबुक ने विस्तृत बयान जारी कर कहा कि ऑटोमेटिक सिस्टम से ऐसा हुआ। सिस्टम ने नोटिस किया कि किसान एकता मोर्चा के पेज पर काफी गतिविधियां बढ़ गई हैं और कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए बंद कर दिया। हमने 3 घंटे के भीतर पेज को वापस चालू कर दिया। Give them the land without actually having to pay for it. So all I want to say is educate yourself on the bills, educate yourself on what's going on, use hashtag। दूसरी तरफ YouTube पर किसान एकता मोर्चा ने अपना न्यूज चैनल लॉन्च कर दिया है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर तय करने के लक्ष्य के साथ इस YouTube चैनल पर आंदोलन से संबंधित वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। क्या किसान एकता मोर्चा अपने इस चैनल के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर पाएगा? किसान आंदोलन को कवर करने का मतलब है इस आंदोलन के काउंटर में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो प्रचार अभियान चल रहा है, उसे ज्यादा कवर करना। उसका स्केल इतना बड़ा हो गया है कि बहुत चीजें पकड़ में नहीं आती हैं। प्राइम टाइम के पास उतने संसाधन भी नहीं हैं। फिर भी किसान आंदोलन पर प्राइम टाइम का यह 18वां एपिसोड आप देख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के YouTube चैनल पर सारे एपिसोड मौजूद हैं, आप सब के सब देखिए। किसान आंदोलन भी अपने भौगोलिक प्रसार को लेकर सक्रिय हो गया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी पटना पहुंच गए। वहां किसानों से बात की और किसानों से अपील की कि वे भी आंदोलन में कूदें, क्योंकि बिहार के किसान एमएसपी नहीं मिलने के कारण ही गरीब हो रहे हैं।
किसान नेताओं का पटना जाना काफी महत्वपूर्ण है। बार बार इस दौरान बहसों में बिहार का उदाहरण देकर कृषि कानूनों को अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन बिहार पहुंचकर किसान मोर्चा ने संकेत दे दिया है कि वे भी बिहार के किसानों से अपनी बात कहेंगे, संवाद करेंगे। आंदोलन तो बिहार के लोगों ने शुरू करना है, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा सकते, वो बिहार में पटना में शुरू कर सकते हैं, वो अपने अपने जिलों में शुरू कर सकते हैं, वो अपनी अपनी तहसीलों में शुरू कर सकते हैं जहां भी उनको सूटेबल हो। लेकिन बिहार के किसान का, अगर हमने जो महसूस किया है कि अगर बिहार का किसान पूरा आंदोलन को उठाता है, पूरे जोर से आंदोलन को उठाता है, सबसे ज्यादा फायदा बिहार के किसान को होगा। अब दिल्ली जयपुर हाईवे की रिपोर्ट दिखाने से पहले बिहार के संदर्भ में थोड़ी बातें विस्तार से करना चाहता हूं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के ट्वीट के कारण जरूरी हो गया है। एक तरफ पूरी सरकार पूरी ताकत लगाकर बताने में लगी है कि मंडी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसी बीजेपी के सुशील मोदी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने मंडी खत्म कर दी। उनका ट्वीट स्पेनिश में नहीं है, इसलिए आप भी मेरे साथ हिंदी में पढ़ सकते हैं जो पढ़ रहा हूं। वे लिखते हैं कि 2006 में बिहार की पहली एनडीए सरकार ने सालाना 70 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाकर बाजार समिति अधिनियम समाप्त किया और लाखों किसानों को 1% बाजार समिति कर से मुक्ति दिलाई। कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में मंडी बाजार समिति व्यवस्था खत्म करने का वादा किया था, जो मंडी व्यवस्था बिहार में 14 साल पहले खत्म हो गई और जिसे कांग्रेस 2019 में खत्म करना चाहती थी। वह काम प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी कानून के जरिए कर दिया, तो राहुल गांधी छाती क्यों पीट रहे हैं? इसमें तो सुशील मोदी यही कह रहे हैं कि 2006 में बिहार की मंडियों की तरह इस बार प्रधानमंत्री ने देश भर की मंडियों को खत्म कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होगी। इसी ट्वीट में सुशील मोदी एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मंडी खत्म कर लाखों किसानों को 1% बाजार समिति कर से मुक्ति दिलाई। 1868 रुपए प्रति क्विंटल धान की एमएसपी है। किसान 900 से 1100 रुपए क्विंटल धान बेचने पर मजबूर हुए। बिहार के कमाल है कि किसान का 5 रुपया बचाने के नाम पर 500 रुपए का नुकसान हो गया, उससे ज्यादा। और सुशील मोदी बता रहे हैं कि फायदा हो गया। पूर्णिया के कुछ किसानों से पंकज ने बात की है कि क्या उन्हें वाकई में मुक्ति का एहसास हो रहा है। जो उचित दाम होना चाहिए हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सरकार का समर्थन मूल्य है वो अगर यदि रह जाए, मतलब मार्केट में भी चाहे पैक्स के माध्यम से जो भी है वह बढ़िया, अगर यदि मूल्य रह जाए तो उसमें किसान का हित है। उपज गया, आज अनाज उपज गया तो साहूकार के पास या मतलब कि किसी गल्ले के पास ले आके बेचते हैं तो अपना दाम लगाता है। यही हो रहा है, किसान को उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज दिसंबर में पैक्स खुलता है तो उसमें सरकारी रेट मिलता है, उसके बाद बाकी जो किसान पहले जो उपजा पहले खुले मार्केट में बेच लिया उसको कोई दाम नहीं मिलता है। धान के किसानों को आपने सुना बिहार के, क्या वे मुक्ति का गान गा रहे हैं या रो रहे हैं कि धान का दाम नहीं मिला? सुशील मोदी जोर देते हैं कि बिचौलिए खत्म हो गए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि बिचौलियों के खत्म होने से किसानों को दाम क्यों नहीं मिल रहा है। सुशील मोदी का ही ये एक और ट्वीट है, देखिए। लिख रहे हैं कि पंजाब में मंडी शुल्क 8% है, जिससे राज्य सरकार और आढ़तियों बिचौलियों की मोटी कमाई होती है, लेकिन किसान को नुकसान होता है। पर सुशील मोदी ने यह नहीं लिखा कि 8% मंडी टैक्स कौन देता है, किसान देता है या सरकार आढ़तियों को देती है। एक तो होता है मंडी टैक्स, एक होता है आरडीएफ टैक्स। ये टैक्स फार्मर नहीं देता, ये टैक्स जो भी बायर होता है, जो होता है खरीदार, ये उसके हेड पे जाता है। फार्मर 1 रुपया नहीं देता। और ये बात भी समझने की आवश्यकता है कि जो ये टैक्स है, एक तो आपको बता दिया मंडी टैक्स और आरडीएफ टैक्स, ये इसका इस्तेमाल होता है फॉर दी अपकीप ऑफ दी मंडीज। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सैलरी, जो एपीएमसी के शेड हैं उसकी वो जो उसकी मेंटेनेंस है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जो आरडीएफ का वो जो हिस्सा है वो इस्तेमाल होता है जो इंटीरियर रोड्स हैं, जो हमारे गांव हैं और जो एपीएमसी की है मंडी, उसका जो वो होता है इंटरकनेक्ट, ये सारे का सारा है सिस्टम, उसमें ये इस्तेमाल होता है। भरमाया जा रहा है या बताया जा रहा है
इतना सारा प्रचार और प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है कि वाकई एक दर्शक और पाठक के लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है। इतना कहां टाइम है कि आप हर ट्वीट का फैक्ट चेक करते रहें। सुशील मोदी चाहें तो इन दो बातों पर जवाब दे सकते हैं अपने ट्वीट के जरिए, जो बताने जा रहा हूं। सितंबर महीने में द वायर में एक रिपोर्ट छपी थी। यह रिपोर्ट आरटीआई के आधार पर छपी थी कि 2020-21 में केंद्र और राज्य सरकार ने रबी फसलों के मार्केट सीजन में बिहार में हुई गेहूं की फसल का 1% भी किसानों से नहीं खरीदा। जाहिर है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला तो यह उनके लिए मुक्ति कैसे हुई। मैं यह सवाल पोर्चुगीज में नहीं कर रहा हूं, आगे और बताऊंगा। पहले यह देखिए, 24 सितंबर के लाइव मिनट में प्रोफेसर हिमांशु का एक लेख छपा है। हिमांशु बताते हैं कि 2006 में एपीएमसी के खत्म होने से पहले बिहार में 95 मार्केट यार्ड थे। राज्य कृषि बोर्ड को 2004-05 में 60 करोड़ का टैक्स प्राप्त हुआ था। इसमें से काफी पैसा मंडी के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च हुआ। अब वो टैक्स नहीं है तो सारा विकास खत्म हो चुका है। बिहार में निजी निवेश भी खास नहीं आया। सरकार का ही डेटा है और आप भी भारत सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट पर जाकर सरकारी खरीद का डेटा देख सकते हैं। इस साइट पर उपलब्ध डेटा के अनुसार 2015 से 2019 तक बिहार में कुल 2,83,13,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन सरकार ने मात्र 26,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की। यानी पूरे 5 साल में 0.9%, 1% से भी कम गेहूं की खरीदारी की। 2015, 2016, 2017 में इन आंकड़ों के हिसाब से 0 खरीदारी हुई है। सुशील मोदी बता सकते हैं कि गेहूं नहीं खरीदने से बिहार का किसान अमीर हो गया या गरीब हो गया। रविशंकर प्रसाद का दावा बिल्कुल सही है कि हर जगह वही चुनाव जीतते हैं। बिहार के किसान भी जदयू और बीजेपी को वोट करते हैं, यह तथ्य है। लेकिन यह भी तथ्य है कि बिहार के किसान गरीब हैं, देश भर में सबसे कम कमाने वाले राज्यों में गिने जाते हैं। बिहार के नालंदा जिले की सोहसराय मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। व्यापारियों की बनाई गई इस मंडी को भारत की पहली आलू मंडी कहा जाता है। 1960 से 1980 तक इस मंडी में खूब बिजनेस हुआ। इतना काम होता था कि रात की पाली में भी यह मंडी चलती थी। यहां से आलू बर्मा, आजकल म्यांमार तक जाता था। बाद में सरकार ने पास में ही नालंदा बाजार समिति बना दी तो यहां के व्यापारी वहां चले गए और कारोबार दोनों मंडियों के बीच बंट गया। धीरे धीरे इस मंडी का कारोबार कम होने लगा, ट्रेन सेवाएं बंद हो गईं, आलू का उत्पादन भी कम हो गया इलाके में। 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया तो कारोबार 10% से भी कम रह गया। हमें यह जानकारी बिल गेट्स फाउंडेशन समर्थित एक अध्ययन रिपोर्ट से मिली है, जिसे पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लिए 4 लोगों ने लिखा है। सौमित्र चैटर्जी, मेखला कृष्णमूर्ति, देवेश कपूर और मार्शल बाउटन ने इस रिपोर्ट पर काम किया है। ये सभी काफी प्रतिष्ठित नाम हैं। आलू के किसानों को सुने कि मंडी खत्म होने से वे खुश हैं या दुखी हैं। हम बिया वाला आलू का काम करते हैं। अभी बिया का पोजीशन इतना खराब हो गया है कि एक गाड़ी में 50,000 रुपये नुकसान हम लोग को हो रहा है। किसान खरीदने वाला नहीं, किसान के पास पैसा नहीं है। पहले पूरा बिहार 20 साल पहले पूरा कलकत्ता, उत्तरी बिहार, सगरू बिहार खिलाता था। आज इस चीज जो किसान का लागत मूल्य है उससे आधा भी पैसा नहीं चल रहा है। माने अभी लागत मूल्य इसका आ रहा है 5,000 रुपये कट्ठा और पैकेट 3 पैकेट का कट्ठा कमाल रहा है 600 रुपये पैकेट बिक रहा है, 1800 रुपया हो रहा है। कितना माने किसान रो रहा है, करा बाहर से माल मत मंगाओ, लेकिन यहाँ से पूरा भी नहीं पड़ेगा। किसान शब्द ही ऐसा बना है जिसका शब्दार्थ होता है किसी का साथ नहीं, किसी साथ ना से नहीं, किसी का साथ नहीं या किस्मत साथ नहीं। समस्याएं बीज की है, बीज महंगा मिला और 2,000 रुपये कट्ठा आलू लगा, खाद लगा, जोताई लगा, 500 रुपये पैकेट बिकता है, 400-500 में क्या होगा। मंडी व्यवस्था लचर व्यवस्था है, यहाँ सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं है। लोग अपने खोलते हैं, आते हैं, बेचते हैं, जाते हैं। क्या इसलिए इन्हें भाव नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये किसी को हर बार वोट करते हैं? क्या आपको अभी तक सरकार के जरिए यह पता चला कि वो ऐसा कौन सा ढांचा इन कानूनों के जरिए बनाने जा रही है जिससे किसानों को दाम मिलने लगेंगे जो अभी तक खुले बाजार में नहीं मिल रहे हैं?
क्यों समस्तीपुर के सब्जी उत्पादकों को दाम नहीं मिल रहे हैं? मतलब 4 बीघा सब्जी का खेती हम के बैगन का, मतलब अभी तक पहला बार में मतलब कुछ ठीक था, एक आध बार तोड़े तो, लेकिन उसके बाद कोई रेटे नहीं मिल रहा है, न मतलब खेत में लगा हुआ है, कर्जा उर्जा ले करके मतलब इतना किए हैं जो मतलब अब होगा, लेकिन अभी ऐसा स्थिति है कि मतलब अगला खेती पथारी भी मतलब क्या करें नहीं करें, मतलब हर हल जोताने के लिए भी पैसा वैसा नहीं है। 4 बीघा का जो बैगन का खेती किए तो कितना खर्च पड़ा था? 3 लाख से ऊपर रुपया हमको खर्च लग गया लगभग। कैसे बिकता है अभी 2 रुपया 3 रुपया बिक रहा है। अच्छा, कैसे बिकता तो आप लोगों को फायदा होता है? 15 से 20 रुपया कम से कम। ठेका पर जमीन लेकर के लगभग 2 बीघा में सीम की खेती की है। अपने पास कोई पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, तो सूद जो लोग देते हैं सूद पर पैसा, उससे लेकर के लगभग 1.5-2 लाख रुपए लेकर के खेती में लगाए। शुरू में तो 20 रुपये 25 रुपये किलो सीम बिका, लेकिन दो बार तोड़ने के बाद जो है एकाएक 5 रुपये 4 रुपये किलो पर आ गया। और मतलब 3 रुपये किलो यदि बिकता है मान लीजिए तो 50 या 150 रुपये का सीम होगा, और 150 रुपये मजदूरी लग जाता है तो 3 रुपये किलो के हिसाब से। एक मजदूर जो है 50 किलो 55 किलो से ज़्यादा तोड़ नहीं पाता है, तो जो हम लोग मान लीजिए कि मंडी में ले जाके बेच के आएंगे वो मजदूर ले लेगा, हम लोगों को जीने मरने की स्थिति है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलने पर उतना पैसा सरकार किसानों को देती है। इसे भावांतर योजना कहते हैं। सबको भले ना मिलता हो, 2018 के बजट में भारत सरकार ने ठीक यही बात कही थी। बस सुशील मोदी बिहार के किसानों के लिए यह बात नहीं कहना चाहते हैं। 2018 के बजट में सरकार ने साफ साफ लिखा है कि आवश्यक है कि अगर कृषि उत्पाद का मूल्य एमएसपी से कम है तब सरकार उसे खरीदेगी या कुछ ऐसा करेगी कि किसानों को दूसरे तरीके से एमएसपी उपलब्ध कराई जा सके। याद दिलाना ठीक रहता है। यू गेट माई पॉइंट। नेशनल हाईवे 8 पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब आप दिल्ली जयपुर हाईवे का नजारा देख रहे हैं। यहां 3 किलोमीटर तक किसानों ने अपना डेरा बना लिया है। 8 से 10 हजार लोगों का डेरा यहां जम चुका है। यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर, कोटा, बारा, अलवर, रेवाड़ी, चूरू, बीकानेर, जयपुर, जोबनेर, चोमू से किसान आए हैं और डट गए हैं। श्रीगंगानगर ग्रामीण किसान समिति हर रोज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से 5 बसें चलवा रही है। 2 लंगर चल रहे हैं, अब तीसरा भी शुरू होने जा रहा है। 150 से 200 ट्रॉलियों में जो लोग आए हैं वो अपना अलग से लंगर चलाते हैं। 2000 लोगों के लिए टेंट का इंतजाम है। पानी गर्म करने के लिए 100 हमाम है। सुबह 9 बजे समिति की बैठक होती है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए हर समय 4 गाड़ियां ड्राइवर के साथ तैयार रहती हैं। रणदीप ने बताया कि आसपास के गांवों से आंदोलन को रोज राशन दान में दिया जाता है, प्रचुर मात्रा में। वे कहते हैं कि सिर्फ प्रदर्शनकारियों को ही नहीं, पूरी दिल्ली को 2 महीने का खाना किसान खिला सकते हैं। क्या बात है। गंगानगर से 3 ट्रॉलियां आई, आके मेरे को बोले भाई साहब 50 क्विंटल आटा लेके आए हैं, 25 क्विंटल दाल लेके आए हैं। रात तक पिकअप भर के आ गई, नमक, मिर्च, मसाला, चीनी, A to Z रसोई का सामान। आज सुबह 3 ट्रॉलियां पहुंची, 20 क्विंटल राशन वो लेके आ गए। आज सुबह 2 ट्रॉली लकड़ की आई, 1 ट्राला लकड़ का और आ रहा है। 4 गाड़ियां लगा रखी हैं हमने व्यवस्था के लिए, कोई बीमार हो जाए 24 घंटे तैयार। वॉलेंटियर साइड आप ध्यान रखते हैं। A to Z फैसिलिटी है और ऊपर वाला बहुत रहम कर रहा है। गांव के लोग आंदोलन कैसे चलाते हैं ये शहर को पता नहीं है। शहर को यही पता था कि धरने वाले आते हैं और धरने के बाद चले जाते हैं। पहली बार शाहीन बाग ने धरनों को स्थायित्व दिया, मगर वो आंदोलन कुचल दिया गया। इसके साथ क्या होगा आगे देखते रहिए। पैटर्न वही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बुलंदशहर के किसान सुनील कुमार उर्फ झापटा आए रागिनी के जरिए विरोध प्रदर्शन कर किसानों में जोश भरने के लिए। हम देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमाने से, ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठामे से। हमें अन्नदाता भारत के सलाम किसान हमारा, रखवाले भारत के होता जयगान हमारा। मेहनत
पलट करके खेता में हम सब ले कुबा खुमा में से। अब लेते हैं एक ब्रेक। किसानों के बारे में जरूर जानिए। ये अच्छी बात हुई है कि खूब खेती की चर्चा हो रही है। यह भी जानिए कि किस लेवल का खेती को लेकर इस वक्त प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, युद्ध। लेकिन यह भी जानिए कि लोगों ने गोदी मीडिया को समझना शुरू कर दिया है। जाते जाते एक दुखद खबर और, संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे और भारत की राजनीति के बुजुर्ग नेताओं में से एक तो गिने ही जाएंगे। मोतीलाल वोरा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। अनुराग बताते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पद खाली हैं। स्कूली शिक्षा विभाग और आदिम कल्याण विभाग में कुछ भर्तियां हो रही हैं, 30,000 के करीब की भर्तियां जो होने के नाम पर हो नहीं रही हैं। इसलिए युवाओं में रोष है और उन्होंने सहकारिता मंत्री का घर घेर लिया। मध्य प्रदेश में सहकारी मंत्री का बंगला घेरने आए ये जूनियर सेल्समैन हैं। सहकारिता विभाग में 3,629 जूनियर सेल्समैन की भर्ती भी 2 साल से चयन के बाद अटकी हुई है। ये भर्ती सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। मेरिट लिस्ट मार्च में आ गई। अब सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन होना है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद भी कोरोना वायरस की आड़ लेकर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया। केवल आश्वासन ही मिलता रहा है कि सर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हमें सर डर इस बात का है सर, हम बेरोजगार युवा हैं और इतनी दयनीय स्थिति हो गई है सर कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चालू करा देते तो हमको एक उम्मीद हो जाती सर कि हमारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन, केवल आश्वासन। 8 महीने से यही चल रहा है और 2 साल से भी यही चल रहा है। वैकेंसी पूरी नहीं की जा रही है। पिछले हफ्ते ही लगातार लटक रही नियुक्ति प्रक्रिया से नाराज चयनित शिक्षकों ने राजधानी भोपाल पहुंचकर प्रदर्शन किया था। राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर प्रदेश के हजारों चयनित शिक्षक धरने पर बैठे। राज्य में 30,594 चयनित शिक्षक पिछले 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव आए, फिर सरकार बदली, फिर सियासी पेच फंसा, फिर सरकार गई, फिर कोरोना आया, सब हुआ, बस इन चयनित उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली। हमको सिर्फ नियुक्ति चाहिए। हम लोग शिक्षक लोग हैं, लड़ने नहीं आए हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी कि हमको आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हमको जो है ये बता दिया जाए कि कब हमारा वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, कब हमको नियुक्ति दी जाएगी। ये चीज जो है क्या बोलते काउंसलिंग के पोर्टल पर अपडेट कर दी जाए। बार बार हाँ भर्ती करेंगे, कर देंगे, जल्दी हो रहा है। DPI बोलती है कि जब वहाँ सरकार बोलेगी तब हम करेंगे। सरकार बोलती है कि OBC का केस चल रहा है। मतलब झुलाया जा रहा है सर। और हम पढ़े लिखे शिक्षक हैं। शिक्षक वो होते हैं जो मुख्यमंत्री बनने में भी मतलब इंसान को इस लायक बनाते कि मुख्यमंत्री बन के खड़ा हो सके। उन शिक्षकों की दुर्गति क्यों हो रही मध्य प्रदेश में, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। ये उस राज्य में हो रहा है जहाँ लाखों सरकारी पद खाली हैं। सहकारिता विभाग जिसमें 3,629 पद खाली हैं। सितंबर 2018 में भर्ती निकली, 2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भरा। मार्च 2020 में चयन हो गया, लेकिन सत्यापन के बहाने से नौकरी अब तक नहीं मिली। राजस्व विभाग यहाँ 9,235 पद खाली हैं। 2017 में भर्ती निकली, 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन भरा। मार्च 2018 को नतीजे आए, अभी तक भर्ती नहीं हुई। पुलिस भर्ती 4,000 पदों की सिर्फ सूचना हुई। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों पद खाली हैं। इन सब के बीच कांग्रेस बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। जो भी विपक्ष में रहा वायदा किया, सत्ता में आया तो वायदा भूल गया। देखिए, इनके लिए कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में आए आदेश हैं, फैसले हैं और फिर सरकार इन सबको देखते समझते हुए आगामी तौर पर नियुक्ति देने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़े जो कारण हैं वो पिछले निर्णय हैं
और उनके चलते कई प्रकार की स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पाती। मुझे लगता है आने वाले समय में उनका समाधान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी की है, ये उनका परिणाम है। लोगों को सिलेक्ट कर लिया, लोगों की परीक्षाएं ले ली, परीक्षा के पैसे खा गए और इसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं सिलेक्टेड लोगों को। और लाखों लोग, 5 लाख के आसपास लोग जो है मध्य प्रदेश की सड़कों पर चयनित होकर घूम रहे हैं। ये तो आज सामने जो आए हैं, ये तो समझिए कि वो सेल्समैन लोग सामने आए हैं। अभी तो जो है सर्वेक्षण सहायक हैं, अभी जो है स्वास्थ्य सहायक हैं, अभी जो है पटवारी हैं, अभी चयनित शिक्षक हैं। कितने लोगों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और ओवर एज हो गए लोग। राज्य में कई बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कई सालों से एमपीएससी, 6 सालों से आदिम जाति कल्याण विभाग, 12 सालों से कमर्शियल टेस्ट खाद बीज निगम में, 11 वर्षों से खेल विभाग में, 9 साल से कृषि विभाग में, कृषि कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में 8 सालों से, आयुष विभाग में 7 सालों से, ऑडिट डेयरी फूड में 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। 3 सालों से पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, वन रक्षक, पटवारी, ड्रग इंस्पेक्टर आदि की भी भर्ती नहीं हुई है। सरकार नौकरी तो दे नहीं रही, उम्मीदवार अब ज़्यादा नाराज सरकारी खेल से हैं। मसलन पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका काम पहले सिर्फ परीक्षा कराना था, शेड्यूल जारी करना था और सब होने के बाद आवेदन बुलाना था, वो अब नौकरियों का ऐलान कर रही है। रूल बुक से पहले संभावित पदों की संख्या बताकर उन पर भर्ती कराने की सूचना निकाली जा रही है ताकि युवाओं का गुस्सा शांत किया जा सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।